नमस्कार। चलिए आज उन महान शिल्पकारों की कहानी जानते हैं जिन्होंने भारत के संविधान जैसे महाग्रंथ को गढ़ा। जरा सोचिए, एक नया नया देश बना है जहां अनगिनत भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, तरह तरह की संस्कृतियां हैं, और ये देश अभी अभी बंटवारे की भयानक आग से भी निकला है। तो ऐसे देश के लिए एक ऐसी रूल बुक, एक ऐसा संविधान कैसे लिखा जाए जो सबको जोड़कर रखे? सवाल ये है कि इतने बड़े काम को आखिर अंजाम दिया कैसे गया? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक बहुत ही खास कमेटी की जरूरत को समझने में, जिसे इस काम के लिए बनाया गया था। देखिए, ये कोई एक रात में हुआ काम नहीं था। इसकी नींव बहुत ही सोच समझ कर रखी गई थी। कहानी शुरू होती है 1946 में, जब कैबिनेट मिशन प्लान से संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई। फिर अलग अलग मुद्दों के लिए कई कमेटियां बनी और उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। और फिर इन सारी रिपोर्ट्स को एक फाइनल कानूनी दस्तावेज में बदलने के लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। तो सवाल ये है कि इस कमेटी की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों थी? इसके पीछे ना 4 बहुत गहरे कारण थे। पहला, पॉलिटिकल रीजन। भारत अभी अभी बंटवारे से गुजरा था, तो एक मजबूत केंद्र और राज्यों के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था। दूसरा, सोशल रीजन। जाति, धर्म, भाषा, इतनी विविधता के बीच सबको बराबरी और न्याय का भरोसा दिलाना था। तीसरा, लीगल रीजन। देखिए, संविधान सिर्फ अच्छे विचारों का कलेक्शन नहीं होता, उसे अदालत में लागू भी करना होता है। इसलिए एक्सपर्ट वकीलों की जरूरत थी। और चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अंग्रेजों के जाने के बाद देश चलाने का पूरा नया सिस्टम बनाना था, आईएएस से लेके चुनाव तक सब कुछ। तो चलिए अब मिलते हैं उन दिमागों से, उन शिल्पकारों से जिनके कंधों पर ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई। इस कमेटी की कमान थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हाथों में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वो संवैधानिक कानून के वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट थे। उनकी गहरी समझ, बहसों को लीड करने की काबिलियत और सारे विचारों को एक साथ पिरोने के हुनर की वजह से ही उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनकी टीम में भी एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। मतलब ये स्लाइड दिखाती है कि कितनी जबरदस्त बौद्धिक शक्ति इस काम के लिए इकट्ठा हुई थी। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे कानूनी विशेषज्ञ थे, तो के.एम. मुंशी जैसे मौलिक अधिकारों के पैरोकार भी। हर सदस्य अपने आप में एक संस्था था। हालांकि ये बात भी साफ है कि ड्राफ्टिंग का, बहसों का और हजारों सवालों के जवाब देने का सबसे ज्यादा भार डॉक्टर अम्बेडकर ने ही उठाया। तो इन शिल्पकारों ने आखिर काम किया कैसे? क्या प्रोसेस था उनका? उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित 5 स्टेप का प्रोसेस अपनाया। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बना रहे हो। स्टेप 1, पहले अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट से सारा कच्चा माल यानी आइडियाज इकट्ठा किए। स्टेप 2, फिर दुनिया भर के संविधानों से सबसे अच्छे डिजाइन चुने। स्टेप 3, उसके बाद हर आर्टिकल को एकदम सटीक कानूनी भाषा दी। स्टेप 4, ये सबसे मुश्किल था, हजारों संशोधनों और आलोचनाओं पर बहस करना, जवाब देना और उन्हें शामिल करना। और आखिर में स्टेप 5, पूरी इमारत का फाइनल ब्लूप्रिंट संविधान सभा के सामने पेश कर दिया। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं था। हाँ, उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए, लेकिन हर आइडिया को भारत की मिट्टी और यहाँ की जरूरतों के हिसाब से बदला, उसे पूरी तरह से भारतीय बनाया। लेकिन इस सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कमेटी के सामने चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा था। 7,000 से भी ज्यादा। जरा इस नंबर को देखिए। इसका मतलब ये है कि संविधान के लगभग हर एक शब्द, हर एक क्लॉज पर गहरी बहस हुई, उसकी आलोचना हुई और उसे सुधारा गया। और सोचिए, ये तो सिर्फ अंदर की बहस थी। इसके अलावा देश में जो उथल-पुथल चल रही थी वो अलग। बंटवारे का दर्द, शरणार्थियों का संकट, राष्ट्रभाषा को लेकर तीखी बहस और सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाने जैसी बड़ी-बड़ी समस्याएं भी उनके सामने थीं। लेकिन इन सभी लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौतियों के बावजूद इस कमेटी ने अपना महान काम ठीक 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में पूरा कर दिखाया। तो इस जबरदस्त मेहनत का, इस तपस्या का आखिर नतीजा क्या निकला? 2 ऐसी तारीखें जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। 26 नवंबर 1949,
जिस दिन संविधान सभा ने इस महाग्रंथ को अपनाया, और 26 जनवरी 1950, जब ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। तो इस दस्तावेज ने आखिर बदला क्या? इसने देश को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया। और देश के हर नागरिक को क्या मिला? मौलिक अधिकार, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, यानी हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार था जो उस समय दुनिया के कई अमीर और विकसित देशों में भी सबको नहीं मिला था। ये सिर्फ भारत की जीत नहीं थी। भारत ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाकर खासकर उन देशों के लिए एक मिसाल कायम की जो उस समय आज़ाद हो रहे थे। और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हों तो वो बुरा ही साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हों तो वो अच्छा साबित हो सकता है। इसका मतलब साफ है, संविधान कोई बेजान किताब नहीं है। ये इसे चलाने वाले लोगों के इरादों और उनके आचरण से ही जिंदा रहता है। और हाँ, इस पूरे सफर को याद रखने के लिए ये रही एक सिंपल सी ट्रिक। 1946 में असेंबली, 29 अगस्त 47 को ड्राफ्टिंग, हेड थे अंबेडकर, 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट यानी अपनाया, और 26 जनवरी 50 को लागू। तो अगली बार जब हम अपने संविधान के बारे में सोचें तो उन शिल्पकारों को जरूर याद करें और ये भी सोचें कि उनकी विरासत आज हमारी जिंदगी को कैसे आकार दे रही है।